अब हम स्टार्ट करते हैं इतिहास और संस्कृति के बारे में। ठीक है। वैसे तो इसमें भी तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन जैसे क्या चीज़ डीपली पढ़नी है या नहीं पढ़नी है उसके बारे में एक बात कर लेते हैं, ताकि तुम लोग भी असमंजस में ना रहो। इसमें जो सभ्यता हैं वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कालीबंगा में से बन जाते हैं, आहड़ में से, गणेशर, बैराथल, बेराट, सब में से बनते हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन कम ही बनते थे। पहले तो कालीबंगा और आहड़ में से ही बन जाते थे, लेकिन अब जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं ना, जैसे भीलवाड़ा में भी जो सभ्यताएं हैं उनकी, और ये जो छोटी छोटी सभ्यताएं बेराट, बेलाथल, गणेश्वर, इन सब के क्वेश्चन बनते हैं और इनके भी डीपली पूछे जाते हैं। पहले कालीबंगा के ही डीपली पूछे जाते थे, अब उनके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए तो इधर आने लग गए वो। ठीक है। छोटी छोटी सभ्यताओं में से डीपली क्वेश्चन बनने लगे, तो इनको पढ़ लेना। पढ़ने का तरीका ऐसा है कि किताब में से पढ़ोगे ना, उसमें 2-3 पेज की एक सभ्यता लिखी होती है। इससे बढ़िया हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में। ठीक है। कॉपी में हेडिंग लगाओ कालीबंगा की, उसके बाद में उसके नीचे वो लिख दो साइड में तो कि कब बनी, फिर नीचे पॉइंट लगा के उसकी विशेषताएं लिख दो। 3-4 पॉइंट लगाओ। कॉपी लंबी चौड़ी होती है तुम्हारी, आराम से उसमें पॉइंट बना सकते हो तुम। ठीक है। पॉइंट ही लिखना है, लाइन नहीं लिखनी है बस। अगर तुम उसमें मान लो कि उसमें कढ़ाई वगैरह मिली है, ईंटें ईंटें की नाली मिली है, तो बस इतना सा लिखना है, ईंटों की नाली मिली। अब ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ईंटों की नाली मिलेगी, तो वो आराम से तुमको डिफाइन हो जाएगा। उसमें पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कम से कम आधे पेज में ये तुम्हारी एक सभ्यता कवर हो जाएगी। और लगभग कॉपी के जो दोनों साइड के जो पेज होते हैं ना, एक पन्ना, उसमें तो तुम्हारी पूरी सभ्यता एक कंप्लीट हो जाएगी। ये होता है नोट्स बनाने का, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है। इसके बाद में ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इनको पढ़ ही लेना। छोड़ने वाला टॉपिक है ही नहीं, क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। और किले और स्मारक, किले में तो पहले तो क्वेश्चन बनते थे कि कौन सा किला कहाँ पर है। अब बच्चों को सब कुछ याद होने लग गया कि ये वाला किला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, इसका निर्माण इसने करवाया था, उसका निर्माण उसने करवाया था। तो जैसे ही बच्चों को सब कुछ याद होने लग जाता है, बोर्ड को क्वेश्चन को पूछना ही बंद कर देता है। ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ईजी हो जाता है। और हार्ड पेपर बनाने में ईजी क्वेश्चन डालेंगे तो वो हार्ड पेपर बनेगा ही नहीं, वो ईजी पेपर बनेगा। ठीक है। फिर भी अगर तुमको ये याद नहीं है तो ये चीज़ याद करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा, इजी क्वेश्चन होगा, तुमको नहीं आएगा, तुम सोचोगे यार पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन आने के चांस 50-50 होते हैं। 50 से नीचे किसी भी क्वेश्चन के चांस मानेंगे नहीं। ठीक है। मेले, त्योहार, मेले में से क्वेश्चन बनता है, कंफर्म है। 100% कुछ भी नहीं होता, आएगा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। आजकल के जो पेपर होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन बनते हैं। त्योहार वगैरह में, हाँ, त्योहार वगैरह में जो तिथि वगैरह होती है ना, वो वो बनते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर त्योहार है ना, वो किस तिथि को आता है। अब उसमें ऑप्शन पहले तो अलग अलग माह के आ जाते थे, अब वो सिमिलर आते हैं। जैसे कोई श्रावण माह में कोई राखी, जैसे राखी को मान लो, तो वो श्रावण माह तो दे देगा, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर तिथि और पक्ष भी देगा। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तिथि तो दूर की बात है। ठीक है। लोक कला छोटा टॉपिक है, आराम से याद हो जाएगा। डीपली इसमें पूछे जाते हैं। अब पहले तो इसमें ऊपर पर से पूछा जाता था कि ये लोक कला कहाँ की फेमस है, लेकिन अब वो पूछा जाता है कि ये कलाकार कहाँ का फेमस है, ये कलाकार किससे संबंधित है। ठीक है। या फिर इस लोक कला का जो फेमस कलाकार है वो कौन है, उनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है। लोक संगीत वगैरह ये पूछा जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसका 50% से भी कम चांस है वैसे इसके, लेकिन याद करना कंपलसरी है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इजी है, ये टॉपिक इजी है। लोक नाट्य में से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग आराम से कराओगे इसे। स्किप करने का इसमें कुछ है नहीं कि हार्ड टॉपिक है, इसमें लोक नाट्य बहुत कम है, और इनसे रिलेटेड नॉलेज भी कम लिखी हुई है किताबों में, और वही पूछी जाती है। लोक नृत्य इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगर अगर मान लो इनमें से कोई कहीं से भी क्वेश्चन
उनको बनाना होगा तो लोक नृत्य में तो बनाएगा इसे, क्योंकि इसमें जो जनजाति वाले जो नृत्य है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। परंपरा, संस्कृति और विरासत, ये सब कुछ तो वही जीके वाली टॉपिक में आ जाता है। इसमें कोई ऐसा कुछ अलग से याद कर बोलने की ज़रूरत है नहीं, इसमें बस जो लिखा हो ना नॉर्मली याद हो जाता है। उसके बाद आते हैं धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। सारी चीज़ों को एक ही जगह पे डाल दिया। इसमें धार्मिक आंदोलन इम्पोर्टेंट है, प्रमुख संतों के इम्पोर्टेंट है ही सही, है ना। अब डीपली पूछे जाते हैं, पहले तो ऊपर से पूछे जाते थे कि ये वाले जो संत है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अब डीपली पूछे जाते हैं। लोक देवता में से छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, बस कन्फ्यूजन करने वाला टॉपिक है। पैमल में, लिनर में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कई सारे, ठीक है। बस छोटा टॉपिक है, स्किप करना नहीं है, छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पर मान लो कि लोक देवता में से नहीं पूछा तो प्रमुख व्यक्ति में से पूछ लिया। उन चीज़ों को तो पढ़े ना जिनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। वैसा है। प्रमुख व्यक्तित्व का भी ऐसा ही है कि कोई भी व्यक्ति का जो फेमस व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सबके मिली जुले, जो फेमस व्यक्ति है वो जो उनके जन्म वगैरह याद नहीं करना है, ठीक है। किताबों में यही चीज़ लिखी होती है, जन्म यहाँ से किया, पढ़ाई यहाँ से की, फलाना यहाँ से किया, वो नहीं करना है तुमको। बस याद होना चाहिए ये आदमी इस काम के लिए जाना जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। या फिर वो ये लिख देंगे कि इन्होंने कब इस, मान लो उन्हें कोई स्कूल और कॉलेज खोली तो उन्होंने कब खोली, वो चीज़ याद रखनी होती है। वो और वो चीज़ याद हो जाती है तो वो डीपली कैटेगरी में आती है, ठीक है। इतना डीप नहीं पूछते हैं, पर मान लो कि अभी पूछ ही लिया तो वो जो एक्सपीरियंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके अलावा किसी को नहीं आएगा वो चीज़। तो अगर हो सके तो पढ़ लेना। बाकी उनका जन्म वगैरह अरे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा तुम सोचो कि उनका पूरा जीवन परिचय पढ़ने लग जाओ, याद करने लग जाओ, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। वस्त्र और आभूषण में से क्वेश्चन आते हैं। वस्त्र में जो कैसे क्वेश्चन आते हैं, वस्त्र में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई नाम हो ना, छोटा सा नाम, या तो वो किसी जगह के नाम के जैसा लगता हो, या फिर वो किसी के आदमी या महिला के नाम से मैच खाता हो, या फिर ऐसा कोई नाम जो इंटरेस्टिंग लगे, सुनने में अच्छा लगे। जैसे ओढ़नी है, ओढ़नी अलग शब्द है, ठीक है, रजाई वगैरह से, या फिर ऐसा कुछ गमछा वगैरह से ओढ़नी अलग शब्द है। तो पूछेंगे कि ओढ़नी किससे संबंधित है, तो जो लेडीज़ के जो वस्त्र होते हैं उनसे संबंधित होती है, ठीक है। ऐसे ही जो एक दो चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, एक ही पेज का टॉपिक है किताबों में से। नोट्स बनाओगे तो शायद आधे पेज का भी नहीं बनेगा, ठीक है। छोटा टॉपिक है, आराम से याद कर लेना। और उन वर्ड को ज़्यादा याद करना जो अलग हो, पढ़ने में भी अलग लगे और जिनका मीनिंग अलग हो। जैसे मान लो पढ़ने में तो वो घनश्याम लग रहा है, लेकिन वो अलग ही है उसका व्यक्तित्व, समझे। डिफरेंट जो वर्ड से जो भिन्न होते हैं ना, उनके बारे में ज़्यादा उनको जो गौर करना, वैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। पेपर इंटरेस्टिंग बन जाता है वैसे क्वेश्चनों से, ठीक है। आभूषण वगैरह बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत हार्ड टॉपिक है। कन्फ्यूजन याद नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और राजस्थान की चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प इसमें से जो टॉपिक आते हैं ना, जो कलाकार का नाम पूछा जाता है। जैसे वो मूर्ति बनाने वाला कलाकार है जो मांगीलाल जी है, उनके बारे में पूछ लेंगे, या फिर उनके गांव का नाम पूछ लेते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो कलाकार और गांव का नाम, या फिर वो किस कला से संबंधित है वो पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है।
डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो किताब में जो जितना लिखा है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? यूट्यूब वगैरह में फालतू कचरा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, वो किसी को भी उठा के बोल देंगे ये कलाकार है और ये इन्होंने ये चीज़ बना दी है ना? उनके पास 17 कलाकार आ जाते हैं एक ही दिन में। तो क्योंकि वो अ, उनपे अगर सेम ही नॉलेज मिलेगी जो किताब में है, तो यूट्यूब को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। वो डीप रिसर्च कर के जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो किताबें होती हैं ना, उनमें से क्वेश्चन ढूँढ-ढूँढ के, टॉपिक ढूँढ-ढूँढ के अपने नोट्स बनाते हैं और बोलते हैं, ये कलाकार है फलाना। उनकी बात गलत भी नहीं होती वैसे, लेकिन उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? हमारी किताब में जितना लिखा है, हमारा जो लेवल है, उसी के हिसाब से हम चीज़ों को याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। चित्रकला में से जो कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं, बाई चांस नहीं आए, लेकिन 89% होते हैं कि हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना? कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो एक नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन हो गए, ठीक है? चित्रकला कहाँ की है, वो तो अब तो पूछते ही नहीं है। पहले तो यही पूछते थे 2015 से पहले, 11-12 में, 15 से पहले, कि ये चित्रकला कहाँ की फ़ेमस है। अब तो चित्रकला तो बच्चों को मुँह ज़ुबानी याद होती है। अब तो कलाकारों के पीछे पड़ गए। कलाकारों में भी जो उनकी रचनाएँ हैं ना, कि कौन-कौन सी पेंटिंग बनाई है, उनके पीछे पड़ गए कि ये पेंटिंग कहाँ की फ़ेमस है और इसको किसने बनाया था, और ये कलाकार, ऐसा नहीं एक कलाकार का नाम पूछ ले, 4-5 का भी पूछ ले कि ये कलाकार कहाँ-कहाँ के फ़ेमस है, तो उनको भी याद करना पड़ता है, ठीक है? थोड़ा-सा लेंथी टॉपिक और याद करने वाला ज़्यादा है इसमें। इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने वाली है ही नहीं। हर एक लाइन याद करने वाली है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी बन जाता है और लेंथी भी बन जाता है, ठीक है? फिर आता है राजस्थान, ये 1857 की क्रांति है ना राजस्थान में, इसमें से पहले क्वेश्चन बनते थे, अब शायद ही बनते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेंगे। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। याद आसानी से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में जो डाउट वगैरह और कन्फ्यूजन है ना वो हट जाएंगे। प्रजामंडल और एकीकरण, दोनों में से क्वेश्चन आना तय है, कन्फर्म ही है। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा जिसमें इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए। क्यों? क्योंकि बहुत ही ये दोनों अलग-अलग टॉपिक है वैसे, किताब के हिसाब से देखा जाए ना। प्रजामंडल, प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की? दोनों इम्पोर्टेंट है। अब मान लो किसी का नाम मांगीलाल मिस्त्री है ना? तो पूरा मांगीलाल मिस्त्री याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या तो मिस्त्री याद कर लो या मांगीलाल याद कर लो आगे का, या मांगी शॉर्टकट में मांगी हिट। अ, एक व्यक्ति की स्थापना नहीं करता कोई भी। जो प्रजामंडल है ना, बहुत कम ऐसे प्रजामंडल है जिन्होंने एक व्यक्ति ने स्थापना की थी। कुछ में 3-4 या 2-2 हैं ग्रुप में, ठीक है? तो उन दोनों की एक ही नाम बना उन दोनों को जोड़ के। जैसे मान लो किसी का नाम अ, राम है और किसी का नाम श्याम है, तो उसको एक ही नाम से पढ़ो, याद करो कि इस प्रजामंडल की स्थापना राम श्याम ने की थी, ठीक है? उससे क्या होगा, तुमको ज़्यादा लेंथी याद करने की, रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से याद हो जाएगा। हमें बस ऑप्शन, वहाँ पर ऑप्शन होंगे, ऐसा तो है नहीं कि लिखने वाले हैं। हमें बस याद आना चाहिए कि इसकी स्थापना इस व्यक्ति ने की थी, ये रहा उसका नाम। एक व्यक्ति का नाम याद रह जाएगा ना, दूसरे वाले का क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऑप्शन में वो एक व्यक्ति है और बाकी 3 ऑप्शन डिफरेंट है, तो हमें तो उस वाले पे क्लिक करना है जिसमें वो व्यक्ति है जो हमने याद किया है। बस याद अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ख़ासकर इसके जो स्थापना वर्ष है ना, वो कुछ के सेम है और कुछ के 1-2 साल आगे पीछे है। तो उनको याद करने में, उनको लिखना ही ऐसे है कि क्रम वाइज़ लिखना है कि सबसे पहले ये बना था, सब फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट में ये झालावाड़ प्रजामंडल बना था, ठीक है? अब राजस्थान का जो एकीकरण है ना, उसको डीपली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, वो पहले आ चुके हैं। इनकी इसके लगभग हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं, जो डीपली थे वो भी अब धीरे-धीरे ख़त्म हो गए। उनको भी कम्प्लीटली बोर्ड ने सबको डाल दिया, डीपली वाले क्वेश्चन को भी सबसे पढ़ लिया। तो इसको तो अच्छे से पढ़ लेना, एकीकरण वाले टॉपिक को तो।
इसमें छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको प्रजामंडलों को अच्छे से पढ़ना है। और ये जो किसान आंदोलन है ना, पहले तो वो 2-3 विजुअल वगैरह ये बड़े-बड़े किसान आंदोलन थे, वही पूछे जाते थे। अब जो बूंदी का जो किसान आंदोलन था ना, वो बैंकू किसान आंदोलन और वो जो बीकानेर वाले छोटे-छोटे जो किसान आंदोलन थे ना, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले तो 3-4 साल पहले जो क्वेश्चन उनमें से पूछे जाते थे, वो ऊपर से ही पूछे जाते थे कि इस किसान आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो शायद डीपली पूछे जाएँ, ठीक है। डीपली डिटेल वगैरह जो पढ़ लेना जो तुमको ठीक लगे। मुझे इतनी डीपली नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने वो पढ़े भी नहीं इतने अब उसके बाद, ठीक है। तो जो छोटे-छोटे किसान, बड़े तो खैर पढ़ने ही है ना? क्योंकि ईज़ी पेपर बनेगा तो बड़े वाले क्वेश्चनों में से बन जाएगा, वो बड़े वाले जो आंदोलन है उनमें से बन जाएगा। लेकिन डीपली और हार्ड पेपर बनेगा, वो छोटे वालों में से भी और डीपली जाएंगे वो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पर लिखी होगी ना, अगर मान लो कोई लिखी नहीं है तो उसको तो डीपली बना ही नहीं सकते। लेकिन क्या पता उसमें डीपली लिखी हुई कोई चीज़ है कि इस चीज़ का संबंध किस आंदोलन से है, तो उसको याद करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है राजस्थानी भाषा, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, इनको भी याद करना। ये तो छोटा टॉपिक है वैसे, पर वो होती है ना कि शायद ये क्षेत्रीय बोलियाँ में वही आता है कि इस वर्ड को क्या कहते हैं। मान लो कि हमारे कोई सामान वगैरह हैं, उनको क्या कहते हैं ग्रामीण भाषा में, वो वाला स्किप करना टॉपिक, ठीक है। क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो तुमको पता ही है क्या कहते हैं, अगर वो आप पूछ लिया तो आसानी से बता दोगे। और अगर डीपली पूछा कि तुम जो राजस्थानी पढ़ते हो ना, वो अलग है राजस्थानी, वो ढूंढाड़ी होती है। ढूंढाड़ी में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन ये जो बनेंगे ना, ये जो पेपर में ये किताबों में वगैरह में तैयार किया, ये है मारवाड़ी या मेवाड़ी, ठीक है। तो ना तो तुमको मारवाड़ी आती है और ना मेवाड़ी आती है, याद करना बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। और इसमें से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है वैसे तो, चांस कम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम इस वाले एग्ज़ाम में नहीं आते, ये दूसरे जो एग्ज़ाम होता है ना उनके लिए, सीटीटी वगैरह की। पर फिर भी अगर इसमें से एग्ज़ाम में आता है ना, तो इन दोनों में से, इन दोनों लैंग्वेज में से क्वेश्चन बनेगा, और तुमको ये दोनों नहीं आती है, तो इससे बेटर है इस चीज़ को छोड़ दो। अगर क्वेश्चन बना तो आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देना, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, इनको याद कर लेना। साहित्यकार याद कर लेना, ऊपर ऊपर से, डीपली नहीं पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक, इन चारों टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ठीक है। वैसे तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजी बनेगा, डीपली नहीं बनता है, तो वो आराम से करके आ ही जाओगे। संत साहित्य, लोक साहित्य, हाँ ये जो साहित्य हैं इनको क्वेश्चन बनते हैं इस पर से, ऐसे यूँ समझा जाए तो ये कंपलसरी है। 95% जो चांस होते हैं इसके, बाकी 5% अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, इनमें से बनेगा वो क्वेश्चन, बाकी इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें एक तो टॉपिक तो छोटा ही है, लेकिन याद करने की बहुत सारी चीज़ें होती है। वो कवियों वो जो लेखक होते हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी, वो पूछे जाते हैं आजकल। और अब तो वो ट्रेंड ऐसा बन गया है ना कि मान लो कि कोई कवि या लेखक मान लो, वो पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी रचना इस कवि की नहीं है या इस लेखक की नहीं है। तो हमें तो रचना याद की थी, उसमें नहीं वाला पूछ लिया, अब वो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर तुमको उसकी सारी रचनाएँ याद है तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे, और तुमको उसकी एक ही रचना याद है तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यार ये तो नहीं है, ये तो इसकी रचना है लेकिन ये बाकी 3 में कन्फ्यूज़न हूँ। तो वो वाला क्वेश्चन या तो गलत होगा या छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, प्रैक्टिस से होगा ये याद, ठीक है। एक ही दिन में नहीं होगा कि मैंने पूरा दिन पढ़ाई की फिर भी मुझे ये याद नहीं हुआ, फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक दिन में तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसे, एक दिन पढ़ लिया, 3-4 दिन बाद वापस पढ़ लो,
3-4 दिन बाद वापस पढ़ लो। 1 महीना भी अगर ऐसे रिपीटेशन करके 3-4 हफ्ते भी पढ़ते रहोगे ना, फिर अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर इसे याद करने की ज़रूरत है नहीं। बस एग्ज़ाम टाइम पर हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, और क्या चाहिए। ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री वाला और पासा वाला ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर।